हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर के ऊपर खड़े हैं। आज हम लोग ईथर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को ख़त्म करेंगे। जैसे ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को ख़त्म करेंगे, हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पूरी डिटेल में बात करके रखी है आप लोगों से, तो आप लोगों ने वो नोट डाउन करी होगी और प्रिपरेशन भी करी होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अब सबसे पहले बात करनी है मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। जब भी बेटा कोई भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आती है तो एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिए कि वहां पर बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी की बात जरूर होने वाली है। तो यहां पर हम लोग ईथर की कंपैरिजन अल्कोहल से करेंगे एंड ईथर की कंपैरिजन अल्केन से भी करेंगे। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग एक अल्केन ले लेते हैं, फिर उसकी कंपैरिजन हम लोग ईथर से करेंगे एंड फिर वही ईथर की कंपैरिजन हम लोग अल्कोहल से करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ये कंपैरिजन करो तो ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास हो सबके, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास यदि सेम नहीं है तो हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। सेम मतलब एग्जैक्ट सेम होना जरूरी नहीं, ऑलमोस्ट नियरर मॉलिक्यूलर मास होने चाहिए। वैसे ईथर एंड अल्कोहल जो है वो तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से आपको पता होगा, तो इसीलिए उनके तो बिल्कुल सेम मॉलिक्यूलर मास आने वाले हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अल्केन में ले रहा हूं CH3, CH2 3 टाइम्स एंड CH3। तो यहां पर मैंने अल्केन ले लिया पेंटेन, एन पेंटेन। अब एन पेंटेन में हम लोग ईथर देखें तो यहां पर आएगा C2H5 OC2H5। यहां पर मैंने इथॉक्सी इथेन लिया है, इसीलिए यहां पर मैंने 4 कार्बन लिए बिकॉज वी हैव 1 ऑक्सीजन। तो यहां पर एक ऑक्सीजन है जो एक कार्बन को मान के चलो रिप्लेस कर रहा है। ओके, तो इथॉक्सी इथेन। एंड अल्कोहल की बात करें तो CH3, CH2, CH2, CH2 एंड OH। तो इसे हम लोग बोलेंगे ब्यूट 1 ऑल, ब्यूट 1 ऑल। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट है। अब याद ये रखो कि ईथर जो है वो पोलर सब्सटेंस है। कैसे? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में यहां पर बॉन्डिंग आने वाली है, तो ये पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव जरूर बनेगा। अल्कोहल के अंदर O बॉन्ड H है तो ये भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, लेकिन यहां पर पोलैरिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। पोलैरिटी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। अब मैग्नेटिक मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो बाय द वे ऐसा बोल सकते हो आप कि जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस स्लाइटली भी डिफरेंस बड़ा हो, थोड़ा सा भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है वो ज्यादा पोलर है। तो अल्कोहल सबसे ज्यादा पोलर है, फिर ईथर, जबकि यहां पर तो कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन ही है। कार्बन बॉन्ड कार्बन का जिक्र करने का मतलब नहीं है, तो बात रह गई कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज अ नॉन पोलर, ये पोलर एंड दिस इज द मोस्ट पोलर, ये है आपका मोस्ट पोलर। अब अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड रखता है। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड देखने को मिलता है। जबकि मैं बात करूं ईथर की, तो ईथर का एक मॉलिक्यूल ईथर के दूसरे मॉलिक्यूल से सिर्फ और सिर्फ पोलर बॉन्ड रखता है। डायपोल यहां पर अट्रैक्शन होगा, तो यहां पर सिर्फ डायपोल अट्रैक्शन देखने को मिलता है, H बॉन्ड नहीं होता है। जबकि यहां पर तो वो भी अट्रैक्शन नहीं, सिर्फ नॉर्मल वान डेर वाल्स अट्रैक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन कहां पर है? H बॉन्ड का। तो सीधी सी बात है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है कंपेयर टू दिस 3, फिर ईथर एंड सबसे कम है अल्केन। तो अल्केन की कंपेयर में ईथर एंड ईथर की कंपेयर में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? ज्यादा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी के अंदर देखा जाए तो यदि आप लोग अल्कोहल ले लो, सबसे पहले मान के चलो आपके पास है CH3, CH2 2 टाइम्स एंड CH2OH। तो बेटा यहां पर कितने कार्बन हुए? 4। तो अगेन ये क्या है? ब्यूट 1 ऑल है।
यदि मैं इसको 100 ml वाटर के अंदर ऐड करूं, 100 ml वाटर के अंदर मैं इस ब्यूटेन 1 ऑल को मैं ऐड करूंगा तो ये कितना डिसॉल्व होता है? 9 ग्राम सॉल्युबल होता है। इट कैन सॉल्युबल अमाउंट कितनी है? 9 ग्राम जितना ये सॉल्युबल होता है। तो अल्कोहल 100 ml वाटर के अंदर 9 ग्राम जितना डिसॉल्व होता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद अल्कोहल के बाद मैं सेकेंड पॉइंट ले लूं ईथर का। ईथर के अंदर हम लोग क्या लेंगे? इथॉक्सी इथेन C2H5O C2H5। अब इसको हम लोग 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। 100 ml वाटर ले लो अगेन। अब आपने अल्कोहल को जब 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया तो 9 ग्राम जितना डिसॉल्व हुआ। ईथर भी वाटर के साथ तो H बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर सॉल्युबल होगा। 7.5 ग्राम सॉल्युबल होता है ये। तो ईथर की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम है अल्कोहल से, दोनों सॉल्युबल है। अल्कोहल वाटर के साथ H बॉन्ड फॉर्म करेगा बेटा। यहां पर वाटर है तो यहां पर क्या बनने वाला है? H बॉन्ड। यदि आप ईथर ले लो तो ये है आपका ईथर, यहां पर है आपका वाटर, तो वाटर के साथ ईथर का भी H बॉन्ड बनने वाला है। लेकिन अल्कोहल थोड़ा सा भी ज्यादा सॉल्युबल है कंपेयर टू ईथर, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। इन एवरी 100 ml ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूट 1 ऑल अल्कोहल कितनी है? 9 ग्राम। जबकि इथॉक्सी इथेन की एवरी 100 ml वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कितनी है? 7.5 ग्राम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेंटेन की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, बताइए। तो पेंटेन कैसा सब्सटेंस है बेटा? नॉन पोलर। आप किस में डिसॉल्व करना चाहते हो? वाटर में। वाटर कैसा सब्सटेंस है? पोलर। तो ये सॉल्युबल नहीं हो सकता। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें ये बात आ चुकी है कि सॉल्युबिलिटी के अंदर पोलर ऑलवेज पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर ऑलवेज नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। यहां पर पेंटेन आपका नॉन पोलर है जबकि वाटर आपका पोलर है, तो इसीलिए ये नॉन पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए अब बेटा बात करनी है हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब ईथर के कुछ रिएक्शंस देखेंगे हम लोग। हमें बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर के बारे में। ओके, अब यहां पर हम लोग रिएक्शंस देखेंगे कुछ। सबसे पहले तो याद रखिए कि ईथर मेजॉरिटी केस में इनर्ट जैसा बिहेवियर करता है। ये केमिकली इनर्ट है, इसीलिए ईथर का कभी भी कोई मेटल के साथ या कोई बेस के साथ आप रिएक्शन करना चाहो तो ये नहीं होता है। ईथर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ थोड़े बहुत रिएक्शन देती है। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ईथर थोड़े बहुत रिएक्शन देती है, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन में लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, R बॉन्ड O बॉन्ड R। अभी के लिए टेम्पररी ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, ऐसा हम मान लेते हैं बेटा। इसका रिएक्शन हम HX के साथ करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे हम लोग 3 यूज कर सकते हैं, HCl, HBr, HI, जिनमें सबसे बेहतर है HI। तो यहां पर HX लिया है, आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। होगा क्या, कहीं ना कहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां से मान के चलो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। यहां पर प्लस माइनस ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट, तो X माइनस R प्लस के साथ एंड H प्लस O माइनस के साथ चला जाएगा। तो यहां पर मुझे मिलेगा R बॉन्ड X एंड R बॉन्ड OH। तो ये हो गया हेलो अल्केन, ये हो गया अल्कोहल, ये दो प्रोडक्ट हमको मिल रही है। अब हमें क्या करना है, अल्कोहल का रिएक्शन लेना है। तो अब हम लोग अल्कोहल ले लें। यहां पर मेरे पास क्या है, अल्कोहल, जिसका रिएक्शन मैं किसके साथ अगेन करूं, HX के साथ करूं। जैसे ही मैं HX के साथ रिएक्शन करूंगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस।
माइनस है प्लस के साथ जाएगा, प्लस है माइनस के साथ जाएगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा R बॉन्ड X एंड X तो R के साथ आ गया, OH के साथ H जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर मुझे हेलो अल्केन मिल रहा है। यदि मैं ये दोनों का टोटल कर लूं तो टोटल रिएक्शन में यहां पर क्या है अल्कोहल, यहां पर क्या है अल्कोहल, अल्कोहल को कट कर लो तो रिमेनिंग इज व्हाट ROR प्लस 2 मोल ऑफ HX देन 2 मोल ऑफ हेलो अल्केन एंड 1 मोल ऑफ वाटर, राइट। लेकिन इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना जरूरी है, इसलिए अलग से इसे लिखना पड़ता है। अंडरस्टूड। तो ये रिएक्शन एक तो हम समझने वाले हैं विथ मैकेनिज्म। सेकेंड, अब एक ऐसा ईथर लेते हैं जो एरोमेटिक है, तो यहां पर हम लोग ले रहे हैं बेंजीन एंड बेंजीन के ऊपर यहां पर हम ले रहे हैं OR। इसका रिएक्शन हम HX के साथ करते हैं। जैसे ही HX के साथ रिएक्शन करेंगे प्लस एंड माइनस बनेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस बनेगा। आपको एक और क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहां से बॉन्ड क्यों ब्रेक नहीं होता, क्योंकि ये भी कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि जब भी कुछ इस तरह से ये ईथर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर जाएंगे, ये इस तरफ जाएंगे। तो एक रेजोनेंस में बताऊं आपको तो कुछ इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो बिटवीन बेंजीन एंड ऑक्सीजन क्या बनने वाला है, पाई बॉन्ड। बिटवीन बेंजीन एंड ऑक्सीजन देयर इज अ पाई बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है बेंजीन एंड ऑक्सीजन के बीच में, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड बिहेवियर है इसका, एंड पार्शियल डबल बॉन्ड बिहेवियर में इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, इसलिए यहां से आसानी से बॉन्ड ब्रेक होता है। ये X माइनस R प्लस से जुड़ेगा तो यहां पर बनेगा R बॉन्ड X, एंड ये जो H प्लस है वो O माइनस से जुड़ेगा, तो यहां पर हमको मिलेगा फिनॉल ऑन द बेंजीन रिंग OH। तो फिनॉल मिल रहा है एंड R बॉन्ड X मिल रहा है। अंडरस्टूड। तो ये भी रिएक्शन हमको एज अ मैकेनिज्म देखना है। तो ये एक रिएक्शन, एक दूसरा रिएक्शन और ये तीसरा रिएक्शन हमें एज अ मैकेनिज्म देखना है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए सबसे पहले रिएक्शन से शुरुआत करते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। हाँ, एक और पॉइंट मैं यहां पर जरूर जिक्र करना चाहूंगा। यदि आपके पास R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश है, यहां पर क्या किया था मैंने, दोनों R सेम लिए थे बेटा, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों R को मैं अलग अलग ले रहा हूं। R एंड R डैश बोथ आर डिफरेंट। यदि दोनों अलग अलग है और HX के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूं, इसका किसके साथ, HX के साथ यदि मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूं, यहां पर समझो आप दोनों R डिफरेंट है, तो इन दैट केस यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये R प्लस के साथ X माइनस ज्वाइंट होगा, तो मुझे मिलेगा R बॉन्ड X प्लस सेकेंड पॉइंट R डैश O माइनस, उसके साथ आएगा H प्लस, तो यहां पर मुझे मिलेगा R डैश OH। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि सर अब तक हमें नहीं पता कि R प्लस R क्या है एंड R डैश क्या है, फिर भी आपने X माइनस को R के साथ लिख लिया। बिल्कुल बेटा, लेकिन आप इस X को R डैश के साथ भी रख सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड कि ये है क्या। ये जितना छोटा ग्रुप होगा X माइनस के साथ उसका आना आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड। कैसे वो मैकेनिज्म में समझते हैं, अभी के लिए याद रखो हेलो अल्केन एंड अल्कोहल यहां पर मिल रहा है, अभी के लिए याद रखो, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम होता है। और HX की बात करूं तो उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर HBr की कम एंड HCl की सबसे कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो HI जो है वो सबसे इजीली रिएक्शंस देते हैं, याद रख लेना। अब पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, ये वाला। ओके, अब मैकेनिज्म में क्या करते हैं, पहले से ही हम लोग एक काम करते हैं
कि दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट लेके ही काम करते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सेम अल्काइल ग्रुप है कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होते हैं ईथर में तब प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम क्या होता है वो समझना है हमको। तो एक काम कर लो, रिएक्शन में लिख रहा हूं कुछ इस तरह से, मान के चलो मिथॉक्सी इथेन है हमारे पास। अब इसका रिएक्शन हम HI से कर रहे हैं, रिएक्शन HI के साथ करना है। जैसे ही HI के साथ रिएक्शन करोगे प्रोडक्ट क्या मिलने वाली है बेटा, सोचो। यहां से ये ब्रेक होगा, CH3 प्लस O माइनस माइनस प्लस, तो I यहां पर ज्वाइंट होगा। तो यहां पर मुझे मिलेगा एक तो CH3I, क्या मिलेगा CH3I। उसके साथ क्या मिलेगा दूसरा CH3 CH2O, यहां से आएगा H, तो दूसरा मिलेगा CH3 CH2OH। तो एक मिलेगा इथेनॉल, एक मिलेगा आयोडो मीथेन। अंडरस्टूड? एक मिलेगा आयोडो मीथेन एंड दूसरा मिलेगा इथेनॉल। अब ऐसा क्यों मिल रहा है इसका मैकेनिज्म समझना है। ये तो मैंने रिएक्शन लिखा, तो अब यहां पर मैकेनिज्म में स्टार्ट कर रहा हूं इसका स्टेप नंबर 1। सबसे पहले O के ऊपर H प्लस अटैक करेगा। जैसे ही यहां से H प्लस अटैक करेगा, रिएक्शन कुछ ऐसे होगा कि यहां से लोन पेयर जो है वो H प्लस के ऊपर, तो H प्लस यहां पर जुड़ जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी H लोन पेयर प्लस CH2 CH3। अब हमारे पास क्या है बेटा HI में से क्या यूज किया H प्लस, रिमेनिंग इज व्हाट I माइनस। तो अब सेकेंड स्टेप में I माइनस अटैक करेगा, तो सेकेंड स्टेप के अंदर यहां पर आएगा I माइनस। ये जो है इसे बोलेंगे प्रोटोनेटेड ईथर, और इस प्रोटोनेटेड ईथर के ऊपर I माइनस का अटैक होगा। ये प्लस है, CH2 है, CH3 है। समझना हो क्या रहा है, ये I माइनस अटैक उसी के ऊपर करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, ये पता होना चाहिए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इथाइल ग्रुप के ऊपर कम होता है या मिथाइल, जितना छोटा ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम, जितना छोटा ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम। ये चीज कोई नई नहीं है, आप जानते हो इस चीज को। तो ये जो I है वो मिथाइल के ऊपर अटैक करेगा, और इस रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन बोलते हैं। मेक श्योर याद रखना, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पर I जो है वो इस मिथाइल से बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये बॉन्ड पार्शियली फॉर्म हो चुका है। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, तो यहां पर पार्शियली बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 CH3, कुछ इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म होता है। अंडरस्टूड? अब आगे क्या होगा, तो अब आगे होगा बॉन्ड 100% यहां से ब्रेक हो जाएगा, 100% ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर बनेगा CH3I प्लस CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। ये इथेनॉल मिल रहा है, ये आयोडो मीथेन मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को ये दो प्रोडक्ट मिलती है। बेटा यहां पर कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता। ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो समझ लेते हैं कि यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये चला गया इथेनॉल, ये बन गया कार्बोकेटाइन, एंड कार्बोकेटाइन के ऊपर I माइनस अटैक करेगा। यदि कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है तो वो हो जाएगा SN1। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, SN1 एंड SN2 में। SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, मींस वहां पर रीअरेंजमेंट होगा, H माइनस CH3 माइनस एंड पीएच का शिफ्टिंग होता है। पीएच मींस फिनाइल का शिफ्टिंग होता है। ये पॉसिबल है रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करनी पड़ती है SN1 के अंदर। ये कौन सा रिएक्शन है, SN2, तो इसमें ऐसा कोई काम नहीं होता। यहां पर कार्बोकेटाइन जैसा कुछ होता ही नहीं है, ध्यान रखना। ये हो गया आपका इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो ध्यान रखना बेटा, आपको ओवरऑल केस में ये ध्यान रखना है कि हैलोजन ऐसे अल्काइल ग्रुप से साथ जुड़ेगा, दो अल्काइल में से ऐसे अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कम का मतलब है लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्काइल। जितना छोटा अल्काइल हैलोजन वही ले जाएगा। हैलोजन का हकदार वही है जिसका अल्काइल ग्रुप छोटा है, याद रख लेना। अब यदि मैं इथेनॉल की बात करूं कि भाई ये तो आ गया ईथर में से,
ये बन गया। अब मेरे पास इथेनॉल है, तो इसका कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि मैं उसका मैकेनिज्म समझाऊं तो CH3CH2OH, इसके ऊपर सबसे पहले आपको HI लेना है। HI जैसे ही ले लोगे, यहां से लोन पेयर जो है वो H+ को ले लेंगे, ये I- सेपरेट हो जाएगा, ये H+ इसके ऊपर आएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH, H लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। दूसरा यहां से क्या रिलीव हुआ बेटा, I- यहां पर सेपरेट हो रहा है। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, जिसमें I- का रोल क्या है, न्यूक्लियोफाइल। यहां पर I- का क्यों रोल क्या था बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो रेयर साइड से अटैक करता है, रियर साइड से अटैक करता है, ऑपोजिट साइड से। रिलीज इस तरफ हो रहा है, ये ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, तो ये ले लो, इसके साथ इसका रिएक्शन कर लो, तो I- अब रिएक्शन के अंदर आएगा CH3CH2OH, H लोन पेयर एंड प्लस चार्ज। तो अब यहां पर अटैक होगा और इसमें ये I- कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहां से ये ऐसे चला जाएगा। अब इसको यदि मैं लिखूं तो ये बनेगा CH3CH2I प्लस CH3CH2I प्लस H2O प्लस H2O। समझ में आ रहा है बेटा, ये भी SN2 रिएक्शन है, इसमें भी कुछ ऐसा ही बनेगा कि एक तरफ से I का जुड़ना स्टार्ट होगा, एक तरफ से वाटर का रिलीज होना स्टार्ट होगा, यहां पर कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है। तो ये दोनों मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन है, ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर और भी बहुत कुछ यहां पर मुझे बताना है आप लोगों को। देखिए बेटा, हम लोगों ने जो बात करी उसमें यदि हमारे पास एसिमेट्रिकल ईथर है और इसका हम लोग HX के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो हैलोजन किसके साथ जा रहा है, हैलाइड आयन उस अल्काइल ग्रुप के साथ जा रहा है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन जहां पर कम है, मींस जितना छोटा अल्काइल हैलोजन उसी का है। अंडरस्टूड। अब बात करनी है हम लोगों को और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसीलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं बिकॉज इसमें गारंटेड मिस्टेक होने के चांसेस है, ध्यान रखना। यदि आपके पास कोई ऐसा अल्काइल ग्रुप है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप ये, और ये बना रहा है ईथर, अब इसका रिएक्शन हम HI के साथ कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी। तो अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने ये बोला कि जितना छोटा अल्काइल हैलोजन उसी का, तो आप क्या लिखोगे, I को लिखोगे CH3 के साथ एंड H को लिखोगे O के साथ, तो ये गलत होगा। मींस आपको यहां पर उल्टा लिखना है, CH3 कार्बन CH3 एंड उसके साथ I रहेगा, मींस ये कार्बन के साथ आयोडीन चला गया और ये हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ आएगा, तो ये आएगा CH3OH। समझ में आ रहा है, तो ये बन रहा है हमारा मिथेनॉल और ये हैलो कंपाउंड। अब ऐसा क्यों, अब तक तो जो हमने पढ़ा वो कुछ अलग पढ़ा, अभी मैं अलग बात कर रहा हूं बेटा। जो रूल मैंने अब तक पढ़ा है पहले, वो सिर्फ याद रखना प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप के लिए ही एप्लीकेबल है। यदि ईथर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है तो वो रूल बिल्कुल सही है, SN2 रिएक्शन होगा। लेकिन यदि अल्काइल ग्रुप में टर्शरी प्रेजेंस है, अल्काइल में टर्शरी अल्काइल प्रेजेंट है, तो समझ लेना ये SN1 मैकेनिज्म से होता है। तो इसका यदि मैं मैकेनिज्म आपको बताऊं तो पहले तो याद रख लो कि ये SN1 मैकेनिज्म है। अब होता किस तरह से ये SN1 मैकेनिज्म वो समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में HI ले लो जो H+ एंड I- देता है, एंड फिर ये ले लो CH3 कार्बन CH3 ऑक्सीजन एंड CH3। इसका हम लोग सबसे पहले H+ के साथ रिएक्शन करेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर क्या होते हैं, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर H+ को मिलेंगे, NH+ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन CH3H
यहां पर बनेगा प्लस चार्ज। समझ में आ रहा है? अब ये जो बन रहा है H प्लस के थ्रू बना, अब मेरे पास क्या है I माइनस। तो I माइनस जब भी इसके ऊपर अटैक करे उससे पहले एक यहां पर काम होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। प्रोटोनेटेड ईथर में यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर चले जाएंगे, तो हमको यहां पर मिलेगा मिथेनॉल। देखो CH3OH, मिथेनॉल अलग हो गया। अब क्या रह गया? कार्बन। कार्बन के ऊपर CH3, साइड में CH3, नीचे CH3, ये बन गया कार्बोकेटायन। एंड कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन मींस SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं। जिसमें कार्बोकेटायन आता है वो SN1। अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में कि यहां पर SN1 क्यों हुआ? देखो, मैकेनिज्म इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी ऐसा मैकेनिज्म वो होगा। टर्शरी कार्बोकेटायन हमें पता है कि ज्यादा स्टेबल होता है, तो SN2 रिएक्शन करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए, जो यहां पर नहीं है, जो यहां पर नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर ज्यादा है, लेकिन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है जो सपोर्ट करते हैं SN1 रिएक्शन को, इसीलिए ये SN1 रिएक्शन से काम होगा। अब हमारा यहां पर सेकेंड पॉइंट आएगा जिसमें I माइनस है, वो कार्बोकेटायन से ज्वाइंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहां पर मेरे पास ये मिथेनॉल मिला। अब मैं क्या करूं? ये कार्बोकेटायन ले लूं, CH3, CCH3, CH3 प्लस, एंड ये I माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ही I माइनस के साथ रिएक्शन करेगा यहां पर वो ज्वाइंट होगा, CH3, CCH3, CH3 एंड यहां पर I। तो ये एक प्रोडक्ट मिली हमको और एक ये प्रोडक्ट मिली हमको। समझ में आ रहा है? और एक मैकेनिज्म समझते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। मान के चलो बेटा आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है OCH3 एंड मैं पूछ रहा हूं कि भाई HI के साथ इसका रिएक्शन करो तो प्रोडक्ट क्या होगी? A प्लस बी बताइए, A प्लस बी बताइए। तो आपके दो आंसर हो सकते हैं। पहले तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आप क्या करोगे? ए ऑप्शन में ए लिखोगे आप लोग, बेंजीन के ऊपर I एंड दूसरा आएगा CH3OH एंड सेकेंड ऑप्शन के अंदर ये बी आएगा। ए लिखोगे आप लोग, यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे आप तो O के ऊपर माइनस आएगा, तो H प्लस को ऑक्सीजन को दे दो तो OH बनेगा एंड B बनेगा आपका CH3I। अब यहां पर दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, दोनों में से आंसर सही कौन सा बेटा? सोचो। सेकेंड आंसर सही है। ऐसा क्यों? रीजन बताओ। तो यहां पर आपको पता है कि जब भी ये रिएक्शन होगा इसमें रेजोनेंस होता है, तो यहां से लोन पेयर इसमें जाएंगे, यहां से लोन पेयर इधर आएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, डबल बॉन्ड OCH3 एंड ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर एंड ये पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो इसके थ्रू हमें समझ में ये आता है कि बिटवीन कार्बन, बेंजीन कार्बन एंड ऑक्सीजन देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड एंड पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड को हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए यहां से बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं। यहां से बॉन्ड ब्रेक जरूर होगा, तो हम लोग यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। मैकेनिज्म यदि मैं बता दूं आपको इसका, तो मैकेनिज्म कैसा रहेगा? देखो, सबसे पहले आपको क्या लेना है? ऑन द बेंजीन रिंग OCH3, इसको H प्लस के साथ, HI में से H प्लस के साथ ज्वाइंट करो, HI में से H प्लस के साथ, ये H प्लस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, तो आपको कंपाउंड कौन सा मिलेगा? OH, यहां पर प्लस और यहां पर आएगा CH3, ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, अब क्या बना बेटा मेरे पास? I माइनस रह गया, I माइनस है। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, जैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगे यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएंगे, ये बनेगा प्लस, I माइनस CH3 I के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो
I माइनस CH3 के साथ ज्वाइंट होकर CH3I बन गया, बेंजीन के ऊपर आ गया फिनॉल, OH मींस फिनॉल बन गया। तो यहां पर बन रहा है फिनॉल। देखो बहुत आसान है, HI का H प्लस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, फिर यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक होना मुश्किल है क्योंकि मैंने बता दिया कि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड आता है और इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। तो यहां से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, तो ये CH3 के साथ I ज्वाइंट होगा, CH3I बनेगा, बेंजीन के ऊपर है OH, तो फिनॉल बन रहा है। अंडरस्टूड? सो ये हो गए आपके रिएक्शंस। अभी मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताने हैं ईथर के, पहले ये नोट करिए, फिर आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इसे समझने से पहले एक रेजोनेंस समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बेंजीन रिंग के अंदर करते हैं। तो यहां पर मैं बेंजीन रिंग ले लूं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड बना लूं, एंड यहां पर मान के चलो OCH3 है, वन ऑफ द ईथर, इसे बोलते हैं एनीसॉल। अब इसमें जैसे ही रेजोनेंस होगा, ये ऑक्सीजन जो है वो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, तो यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनने वाला है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहां पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन पाई, यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन CH3, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यहां से ये यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पर आपका पाई, यहां पर पाई, नेगेटिव चार्ज, एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, OCH3, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब आपको पता है करना क्या है, यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होंगे। तो यहां पर हमारा स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, OCH3, ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टूड? अब देन आफ्टर क्या होगा, तो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, OCH3, यहां पर लोन पेयर आ जाएगा। इस तरह से टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब हमें यही ईथर के अंदर मान के चलो E+ को ऐड करना है, और ये E+ है क्या, तो E+ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जहां पर मिलेंगे वहां पर जाके जुड़ जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड ऑर्थो पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो ज्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एनिसॉल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के अंदर हमको प्रोडक्ट मिलेगी। अब मैं जनरल केस में ये रिएक्शंस लिख रहा हूं, समझ लेना ध्यान से। यदि आपके पास है, चलो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यहां पर मैं ले लूं जनरली OCH3, दैट इज एनीसॉल। क्या है? एनीसॉल। अब इस एनीसॉल का हम लोग अलग अलग रिएक्शंस देख लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले ब्रोमीन एंड यहां पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करना है। द रिएक्शन नेम इज अ ब्रोमिनेशन। यहां पर हमें FeBr3 की जरूरत नहीं है। याद करो, बेंजीन का ब्रोमिनेशन करते थे तो FeBr3 लेते थे, यहां पर जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि OCH3 खुद इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो रिंग एक्टिवेट करने के लिए हमें दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। और एसिटिक एसिड भी ये ब्रोमीन का हेट्रोलाइटिक फिजन करेगा, Br+ सेपरेट कर पाएगा। दूसरा रिएक्शन हमें देखना है, दैट इज नाइट्रेशन।
कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे एंड इस रिएक्शन को हम बोलेंगे नाइट्रेशन। देखते हैं कैसे ये रिएक्शंस होते हैं। ब्रोमिनेशन के अंदर हम लोगों को पता है Br प्लस ग्रुप ऐड होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के अंदर Br प्लस ग्रुप ऐड होगा। तो यहां पर मुझे प्रोडक्ट मिलेगी कुछ इस तरह से, ऑन द बेंजीन रिंग OCH3 इन ऑर्थो पोजीशन Br एंड सेकेंड ऑन द बेंजीन रिंग OCH3 इन पैरा पोजीशन Br। ऑर्थो एंड पैरा के अलावा कहीं और ब्रोमीन एंटर नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के अंदर ही है। अब इसे बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, और ये है आपका पैरा ब्रोमो एनिसॉल। ये दोनों प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन इसमें पैरा ब्रोमो एनिसॉल जो है वो 90% प्रोडक्ट होती है, जबकि 10% होती है सिर्फ ऑर्थो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्थो के अंदर ब्रोमीन को एंटर होना है तो OCH3 का स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, तो ब्रोमीन आसानी से यहां पर एंटर नहीं हो सकता, जबकि पैरा में वो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता। पैरा में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगने की वजह से 90% प्रोडक्ट हमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड मिलती है, जबकि ऑर्थो के अंदर सब्स्टिट्यूशन बहुत कम होता है, इसीलिए वो 10% मिलती है। यहां पर HBr माइनस होता है, बैलेंस में करके नहीं दिखा रहा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो एक Br यहां पर एंटर होगा, यहां से H रिलीज होगा, दूसरे Br के साथ HBr रिलीज करेगा। वो तो मैकेनिज्म देख के हमें पता चलता है, लेकिन यहां पर मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। नाइट्रेशन के अंदर कौन सा ग्रुप ऐड होगा बेटा? NO2 प्लस। कहां पर जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के अंदर। तो यहां पर हमारे पास है ऑन द बेंजीन रिंग OCH3, ऑर्थो के अंदर NO2 प्लस ऑन द बेंजीन रिंग OCH3, पैरा के अंदर NO2। इसे बोलेंगे हम लोग ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ऑर्थो नाइट्रो एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल प्रोडक्ट मिलेगी। इसमें ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगी और ये प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट होगी। ऐसा क्यों बेटा? अगेन ऑर्थो के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, जबकि पैरा के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता है। अब हमें जो रिएक्शन देखना है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। FC मींस फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर हमें यहां पर अल्काइल ग्रुप लेना है CH3Cl एंड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस ले लो या फिर CH2 ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, अब यहां पर होगा क्या? CH3Cl जो है वो CH3 प्लस Cl माइनस सेपरेट करेगा। यहां पर जैसे नाइट्रेशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, आपको पता होगा, यहां पर HCl रिलीज होगा। अब ये मिथाइल ग्रुप कहां पर जाके ज्वाइंट होगा बेटा? अल्काइलेशन के अंदर हमें अल्काइल ग्रुप को ऐड करना होता है, तो यहां पर मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। कहां पर जाके ज्वाइंट होगा? ऑर्थो एंड पैरा। अगेन देखो, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको ये बहुत आसानी से पता है कि अल्काइलेशन के अंदर कोई अल्काइल ग्रुप ऐड करना है, नाइट्रेशन के अंदर NO2 ग्रुप ऐड करना है, ब्रोमिनेशन के अंदर Br ग्रुप ऐड करना है। ये सारी चीजें पता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा इसे। देन आफ्टर यहां पर कहां ज्वाइंट होगा मिथाइल? पैरा के अंदर। इसे क्या बोलेंगे? ऑर्थो मिथाइल एनिसॉल। इसे क्या बोलोगे? पैरा मिथाइल एनिसॉल। बेटा इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी? पैरा वाली। रीजन पता है आप लोगों को। और ये प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगी? माइनर मिलेगी। ओके, और एक रिएक्शन हमारा बाकी है, आई थिंक आपको यहां पर दिखेगा। लास्ट रिएक्शन है अगेन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है।
जिसके अंदर हमें लेना है CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब CH3COCl के अंदर COCH3 के ऊपर प्लस एंड Cl के ऊपर माइनस आएगा। CH3CO के ऊपर प्लस कहां पर ज्वाइंट होगा बेटा? ये देखो एसाइलेशन के अंदर कौन सा ग्रुप ऐड होता है? COCH3। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें NO2, इसमें Br+। COCH3 ग्रुप यहां से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के अंदर जाएगा, तो OCH3 and COCH3 in ortho position and then after OCH3 COCH3 in para position, यहां पर HCl रिलीज हो जाएगा। अब कहानी ये है, पता है आपको कि ये पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट है एंड ऑर्थो है वो माइनर प्रोडक्ट है। बात मेजर एंड माइनर की तो समझ में आती है, इसका नेम क्या होगा? सोचो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सोचो जरा। देखो इसमें जो कीटोन है उसकी प्रायोरिटी पहले आएगी, तो आपको बेंजीन को कीटोन के साथ लेना है। ये एसिटोफिनॉन है एंड यहां पर ऑर्थो पोजीशन के अंदर मिथॉक्सी है। IUPAC में 2-मिथॉक्सी लिख सकते हो, नॉर्मल में ऑर्थो लिख सकते हो। तो IUPAC में लिखो तो ये हो जाएगा 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 ये बनेगा आपका 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। तो ये नेम भी याद रखने हैं इसमें। तो यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका खत्म हो चुका है। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है आप लोगों को, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये तो 11th में आ चुका है। ब्रोमिनेशन में Br, नाइट्रेशन में NO2, अल्काइलेशन में कोई भी अल्काइल ग्रुप एंड एसाइलेशन के अंदर COCH3, ये ग्रुप हम ऐड करते आए हैं। कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा मिल रही है, कौन सी कम मिल रही है, उसके बारे में भी मैंने बात कर ली है। अब सिर्फ मुझे कुछ क्वेश्चन आपसे करवाने हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। थियोरेटिकल चैप्टर आपका यहां पर खत्म होता है। ओके, अच्छे से नोट करना बेटा, अच्छे से लिखना इसे, और आप बहुत अच्छे से इसे याद कर लेना। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, रिवीजन इज मदर ऑफ मेमोरी, रिवीजन इज अ मदर ऑफ मेमोरी। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे। तो मैक्सिमम रिवीजन करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई डाउट है पूछिए हमसे, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।